सो वेलकम टू द क्लास एंड होप कि सब लोग अच्छे हो, एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हो अच्छे से मन लगा के। चलो, सो हम पढ़ रहे थे एलएलबी सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम का क्वेश्चन आंसर सीरीज पढ़ रहे हैं। हर पेपर का फर्स्ट पेपर का था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, मुस्लिम लॉ का पेपर भी हो चुका है और अभी हम चल रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू पर रिवीजन पार्ट पे। एंड अगर और डीपली पढ़ना हो तो पुरानी वीडियोस जो हैं जो कि सिर्फ 10 मिनट के हैं बट उसमें हर एक टॉपिक बहुत अच्छे से एक्सप्लेन है। ठीक है, चलो। ओके, क्वेश्चन आंसर सीरीज का ये कॉन्स्टिट्यूशन का आई होप कि लास्ट क्लास हो। ठीक है, वेलकम श्वेता। चलो, सो क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल। ठीक है, या सॉरी अंतरराज्यीय होना चाहिए था यहाँ पर, राज्य रहेगा। ठीक है, ठीक है। व्यापार और वाणिज्य से आप क्या समझते हैं? भारत में अंतरराज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। ठीक, क्या पूछ रहा है? देखो, स्टेट हो गया, दूसरा स्टेट हो गया। भारत में टोटल 28 स्टेट है ना, और कुछ केंद्र शासित राज्य भी हैं। तो ये राज्य आपस में जो व्यापार करते हैं, ठीक है भाई, हर समान हर राज्य में तो हो नहीं रहा। जैसे हम एक देश दूसरे देश से व्यापार करता है, जैसे इंडिया चाइना से व्यापार करता है वगैरह। मान लो यूपी है, ये बिहार से व्यापार करता है, बिहार भी यूपी से व्यापार कर रहा है, अन्य राज्यों से भी व्यापार हो रहा है, गुजरात से, राजस्थान से वगैरह। इसी को अंतरराज्यीय व्यापार कहते हैं। ठीक है, व्यापार एवं वाणिज्य, ट्रेड और कॉमर्स। ठीक है ना, भारतीय संविधान में इसकी स्थिति को बताना है। ठीक, आंसर देखते हैं। मीनिंग क्या है इसकी? इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स से आशय है अंतर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य का अर्थ है एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी आदि लोगों का आदान प्रदान करना। और लोगों का आदान प्रदान करना, लोगों को मतलब इंसानों को नहीं बेचना है। ठीक है, मतलब लोग एक दूसरे राज्य में जॉब करने जाए वगैरह। ठीक, वस्तुओं को बेचना, सेवाओं का बेचना, सेवाएं मतलब फॉर एग्जाम्पल कोई मेडिकल डॉक्टर डॉक्टर में काम कर रहा है तो एक प्रकार की सेवा कहलाती है ना। पैसा लगाना व्यापार में। ठीक, इसका उद्देश्य भारत के राज्यों के बीच एक स्वतंत्र और बाधा रहित आंतरिक बाजार सुनिश्चित करना है। इसमें माल या सेवाओं की आवाजाही, परिवहन, व्यापार, अनुबंध आदि भी शामिल होते हैं। संविधान में प्रावधान देखते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 13 के अनुच्छेद 301 से लेकर 307 तक अंतरराज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। ठीक, वेरी गुड। चैप्टर 13 और आर्टिकल 301 to 307। ना सिर्फ एलएलबी के लिए इसको याद कर लेना, एलएलएम के एंट्रेंस के लिए भी। ये आर्टिकल कौन सा है, चैप्टर कौन सा है, प्लस एलएलएम का एंट्रेंस देने के लिए तो हम बोले ही, और नेट अगर लॉ से करना है उसके लिए भी एपीओ और जुडिशरी का एंट्रेंस देना है, प्लस कॉन्स्टिट्यूशन है, पॉलिटी जिस जिस भी एग्जाम में आती है सब जगह इसका क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, कि कौन से चैप्टर में व्यापार संबंधित है, कौन से आर्टिकल में है। वेलकम विनोद। आर्टिकल 301 में तो है ही, लेकिन कहीं और भी हमको व्यापार दिखा था क्या? कहीं पर हमें दिखा था तो व्यापार हमारा फंडामेंटल राइट है। ठीक है, अगर तुमको एक्स्ट्रा लिखना हो या जोड़ के कहीं पर, हम जब देखते हैं कि उसको बेयर एक्ट को ऐड करना चाहिए, कैसे ऐड करते हैं इसके लिए किसी को बताना नहीं। जब हम अच्छे से पढ़ेंगे तो हमें खुद ही पता चल जाएगा। ठीक है, प्रेम्बल में दिखता है क्या? तो प्रेम्बल में हमको दिखता है आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय मतलब किसी के पास जॉब होगी, है ना, तभी तो वो क्या करेगा, अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करेगा। तो आर्थिक आर्थिक न्याय कैसे होगा? किसी के पास पैसे की स्थिति कैसे अच्छी होगी? चोरी करके, अपराध करके नहीं, जब वो व्यापार वाणिज्य करेगा। ठीक है, देखो तो इसमें प्रति व्यक्ति के लिए है ही, बट अगर राज्य का व्यापार अच्छे से नहीं चलेगा तो वहां के रहने वाले नागरिकों का व्यापार कैसे अच्छे से चलेगा? नहीं चलेगा। ठीक है, ये भी तुम लिख सकते हो। प्लस आर्टिकल 19(1) में देखा था हमने व्यापार वाणिज्य, देखा था ना, व्यापार की स्वतंत्रता, तो वहां पर भी है ना। चलो, ओके,
आई थिंक एफ या जी में था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन 1901 में है। ठीक है, चलो अब आर्टिकल 301 पे डायरेक्ट आते हैं। आर्टिकल 301 कहता है भारत के क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य और अंतः प्रवेश की स्वतंत्रता है। ठीक है, यह अनुच्छेद समस्त भारत में व्यापार करने, वाणिज्य की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। यह सभी नागरिकों को राज्यों के बीच मुक्त व्यापार की गारंटी देता है। ठीक है, बिना किसी टैक्स को दिए, मतलब कि देखो सामान पे आपको टैक्स देना ही देना है, सामान पर तो आपको टैक्स देना ही देना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यूपी की सीमा से बिहार की सीमा में प्रवेश कर रहे हो व्यापार करने के लिए, तब आपको सीमा पर ऐसा कोई व्यापार संबंधित टैक्स नहीं देना है। ठीक है, सामान का टैक्स, रोड टैक्स, वो अलग बात हो जाती है। ठीक, तो कौन सा आर्टिकल सभी नागरिकों को, देखो हमेशा याद रखना, जो भारत का सिटीजन है, ठीक है, समस्त भारत में व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता सुनिश्चित कराता है, तो आर्टिकल 301। ठीक, लेकिन जब फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 19(1) हमने पढ़ा था, वो भी स्वतंत्र नहीं था, उसमें भी कुछ ना कुछ प्रतिबंध लगे हुए थे फर्स्ट सेमेस्टर में। ठीक है, तो जाहिर सी बात है भाई, सब कुछ फ्रीडम के साथ नहीं होगा। अगर एकदम फ्रीडम दे देंगे तो लोग कहेंगे कि भैया हम तो जो है अंबानी के जो अंबानी का मॉल है उसमें घुसकर अपना दुकान खोलेंगे क्योंकि हमको फ्रीडम है ना। नहीं, आर्टिकल 302 ठीक उसके बाद आता है और कहता है कि जनहित में अनुच्छेद 301 में दी गई स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो आंसर तो तुमको पूरा लिखना है। संसद को यह अधिकार है कि जनहित में आर्टिकल 301 में दी गई स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगा दे। किस आर्टिकल में संसद को यह अधिकार है? आर्टिकल 302 में। ठीक, 302 में ना। अगर तुमको एलएलएम के लिए भी यहाँ पे हम जस्ट बता के चल रहे हैं, तुम लोग एग्जाम के साथ अपना याद रखना, ठीक है, फिर कभी रिवीजन करना तो प्रॉब्लम ना हो। क्वेश्चन पूछ लिया, किसको अधिकार है? संसद को अधिकार है। कौन से आर्टिकल में? 302। किस आधार पर? जनहित में, पब्लिक वेलफेयर में। ठीक है, लोगों की भलाई के लिए क्या कर सकता है? प्रतिबंध लगा सकता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, मान लो कोई आदिवासी एरिया है, ठीक है, वहां एक विशेष प्रकार का सामान बनता है, ठीक है, अब वहां की पब्लिक के वेलफेयर के लिए सरकार ये नियम लगा दे कि इस एरिया में यही लोग सामान अपना बेचेंगे, ठीक है, तो एक्स कहता है हम क्यों नहीं बेचे, ये तो मेरे संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन हो गया। तो भैया ये देखो, ये आदिवासी एरिया है या ये कुछ गरीब लोग हैं, इनके विकास के लिए सरकार जनहित के लिए ऐसा कर रही है, ठीक है, सरकार ऐसा प्रतिबंध लगा सकती है। कौन लगाएगा? लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब संसद लगाएगी, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा। चलो आर्टिकल 303 क्या कहता है? राज्य या संसद को अधिकार नहीं है कि वह किसी एक राज्य के पक्ष में या विरुद्ध भेदभावपूर्ण कानून बनाए, लेकिन अगर संसद को लगे कि यह राष्ट्रीय हित में है तो अपना अपवाद स्वरूप छूट दे सकती है। चलो, तो 301 में क्या कहा कि सभी को फ्रीडम है व्यापार करने की। 302 ने कहा बट अगर संसद चाहे तो पब्लिक वेलफेयर में, जनहित में कुछ ना कुछ रोक लगा सकती है, ठीक है, बट फिर 303 कह रही है चाहे जितना यहाँ पे जनहित में लगा रही है, बट किसी राज्य से ना ही संसद मतलब लोकसभा या पार्लियामेंट और ना ही स्टेट मतलब विधानसभा जो होती है कोई भेदभाव करेगी, ठीक है, व्यापार से संबंधित। इसका मतलब क्या हुआ? मान लो यूपी है और बिहार है, ठीक है ना, अब सरकार क्या करे, कोई सामान दोनों जगह बिक्री होती है, ठीक है, सरकार कह दे कि यूपी में जो भी व्यापार करेगा उसको कोई टैक्स नहीं देना होगा, बाकी राज्यों में हम डबल टैक्स लेंगे, बिहार में हम डबल टैक्स लेंगे, तमिलनाडु में 4 गुना टैक्स लेंगे, ठीक है, और मान लो कि आप महाराष्ट्र में व्यापार करते हो तो हम आपको एक्स्ट्रा पैसा भी देंगे, टैक्स भी नहीं लेंगे और आपको और पैसा प्लस देंगे। सरकार क्या कर रही है? राज्यों के बीच भेदभाव कर रही है। तो 303 कहता है सरकार ऐसा कोई भेदभाव नहीं करेगी, ठीक है, बट हाँ आपातकालीन स्थिति है, कोई ऐसी स्थिति है जहां भेदभाव करना युक्त है, तब सरकार अपवाद स्वरूप ऐसा कर सकती है। मान लो कि बिहार की हालत किसी कारण से बहुत, वहां पर व्यापार करने की हालत लोगों की बहुत खराब हो गई, मान लो वहां बहुत ज्यादा कोई समस्या उत्पन्न हो गई है, बहुत ज्यादा सामान नहीं बिक रहा है, ठीक है, या सामान वहां बेचने से ज्यादा लोगों को आने जाने में खर्चा लग रहा है, ठीक,
अब सरकार क्या करे कि ये नियम बना दे कि जो वहां पर व्यापार करेगा सरकार उसको क्या देगी, सब्सिडी देगी। ठीक है, तो ये अपवाद स्वरूप है, ये भी एक समय के लिए होता है। ठीक है, चलो युक्ति युक्त होना चाहिए। अब आर्टिकल 304, 304 क्या कहते हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है। देखो हर स्टेट का अपना 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 एक बॉर्डर होता है। ठीक है, तो 304 क्या कह रही है कि सरकार, स्टेट गवर्नमेंट है, मान लो यूपी है, ठीक है, मान लो यूपी है, तो कोई भी राज्य सरकार अपनी सीमा के अंदर जो भी व्यापार हो रहा है उस पर कोई विशेष कर लगा सकती है। ठीक है, बिना कर लगाए तो भाई कोई गवर्नमेंट चलेगी नहीं। बस बस ये कर भेदभाव पूर्ण नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, अगर एक्स और वाई दोनों क्या बेच रहे हैं, आम बेच रहे हैं, ठीक है ना, दोनों सेम आम बेच रहे हैं, दोनों मान लो तो तोतापरी बेच रहे हैं। ठीक है, अब सरकार कह दे एक्स 10% टैक्स देगा और वाई क्या देगा, 20%, ऐसा भेदभावपूर्ण कर नहीं लगाएगी। ठीक है, अगर एक समान वस्तु है तो समान कर लगाए, अगर उसे कर लगाना है, और अगर आवश्यक हो तो किसी व्यापार को सार्वजनिक हित में वो क्या कर सकती है, रोक भी सकती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखा कई मंदिरों के अगल बगल मदिरा पान, सॉरी, मांस वगैरह की दुकान पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है ना, लगा देते हैं ना, तो जनहित में वहां की भावनाएं अगल बगल के लोगों को, प्लस सेफ्टी बनी रहे, है ना, कोई माहौल ना बिगड़े, इस आशय से लगा दिया जाता है। ठीक है, लेकिन तभी लगाएगी प्रतिबंध जब राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति हो, मतलब इनडायरेक्टली ये भी पावर सेंटर के पास है। चलो 305, कुछ सरकारी व्यापारों को संविधान संरक्षण देता है, जैसे राज्य को स्वामित्व वाले उद्यम। ठीक है, अनुच्छेद 306 एवं 307, तो आर्टिकल 306 निरसित हो चुका है, समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, 307 क्या कहता है, राष्ट्रपति एक प्राधिकरण नियुक्त कर सकता है जो अनुच्छेद 301 से लेकर 304 के प्रवर्तन और प्रभाव को सुनिश्चित करेंगे। अब देखो एक बार रिविजन कर लेते हैं फटे से, फटाक से। 301 कह रहा है कि भारत के सभी सिटीजन्स को भारत में कहीं भी व्यापार और वाणिज्य करने की स्वतंत्रता है, ये बोला था ना। फिर 302 कहता है कि जो सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट, यही था, एक बार देख लेते हैं, गलत रिवीजन नहीं करना है ना। चलिए ठीक है, कहाँ गया, बड़ी प्रॉब्लम है। 301 कहता है कि सभी नागरिकों को भारत में स्वतंत्र व्यापार और वाणिज्य, मतलब बिजनेस करने का, ठीक है, अधिकार है। 302 कहती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि संसद जो है जनहित में प्रतिबंध लगा सकती है ऐसी स्वतंत्रता पर, इसका मतलब कि ऐसी स्वतंत्रता फ्री नहीं है। ठीक है, फिर 303 कहती है संसद ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं लगाएगी जो राज्यों के बीच भेदभावपूर्ण हो, लेकिन अपवाद स्वरूप युक्त कारण होने पर किसी राज्य को एक्स्ट्रा फायदा दे सकती है। ठीक है, वो अपवाद रहेगा। ठीक, फिर 304 क्या बोल रहा था कि हर स्टेट अपने राज्य में, हर राज्य अपने राज्य के अंदर होने वाले व्यापार पर विशेष कर लगा सकता है, बट ये कर भी क्या होगा, एक समान होगा, भेदभावपूर्ण नहीं होगा। नाउ 307 क्या कह रहा है कि जो ये 301 से लेकर 304 तक हमने पढ़ा, ठीक है, इस पर, इसके प्रभाव को सुनिश्चित करने के लिए, इसकी देखरेख करने के लिए एक प्राधिकरण बनाया जा सकता है। ये क्वेश्चन याद रखना कि व्यापार के का देखरेख इत्यादि के लिए जो प्राधिकरण बनेगा उसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ठीक, अरे चलो केस देखते हैं। सो अदियाबारी टी कॉर्पोरेशन वर्सेस स्टेट ऑफ असम 1961 में कोर्ट ने कहा ऐसा कर
जो माल, देखो बिजनेस करने में माल मतलब सामान, गुड्स जो है इधर उधर आते हैं, ठीक है। गुड्स समझ रहे हो ना, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में जो पढ़ा है, ठीक है। इधर उधर आते जाते हैं, मतलब एक सीमा से दूसरी सीमा में पार पार करते हैं। कोई भी राज्य अगर ऐसा टैक्स लगा रहा है जिससे सामान को इधर उधर मतलब व्यापार के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने ले जाने में प्रॉब्लम उत्पन्न होती है, तो ऐसा कर क्या है, आर्टिकल 301 का उल्लंघन है। आर्टिकल 301 का उल्लंघन मतलब हमारी व्यापार करने की स्वतंत्रता का उल्लंघन है, और ऐसा कर लागू नहीं किया जाएगा, ठीक है। ऑटोमोबाइल ट्रांसपोर्ट लिमिटेड वर्सेस राजस्थान राज्य 1962। तो इसमें कहा गया कि आर्टिकल 301 में पूर्ण स्वतंत्रता नहीं है, सार्वजनिक हित में कुछ प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, ठीक है। ये बात सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जो हमें फ्रीडम मिली है व्यापार करने की, वो पूर्णतः स्वतंत्र नहीं है। सार्वजनिक हित में, लोक हित में उस पर कुछ प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। देखो आर्टिकल 302 भी यही बात कह रहा है। अब आया कंक्लूजन। कंक्लूजन में जो भी तुम क्वेश्चन आंसर से समझते हो, ठीक है, सॉरी जो भी तुमने आंसर ऊपर लिखा उससे तुम क्या इंपॉर्टेंट समझते हो, या एक शॉर्ट इससे जो भी, ठीक है, वो तुमको कंक्लूजन में लिखना है। कंक्लूजन तुमको निष्कर्ष लिखना है, लिखना है एग्जाम में, ठीक। चलो, चाहे तो यही लिख देना, जैसे अंतरराज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य भारतीय संघीय संरचना की रीढ़ है। संविधान इसके लिए स्वतंत्रता प्रदान करता है, लेकिन जनहित में कुछ उचित और न्याय संगत प्रतिबंध भी की भी अनुमति देता है। इससे राज्यों के बीच आर्थिक एकता और अखंडता सुनिश्चित होती है, ठीक है। चलो हम इसको स्टॉप कर रहे हैं, फिर क्वेश्चन पूछना, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, ठीक। वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर एनी एग्जाम, जहां पर भी पॉलिटी आती होगी, है ना। देखो, और दूसरी बात हम ये बोल दे रहे हैं, देखो ये क्वेश्चन आंसर सीरीज है, जो तुम्हारे सीरीज में क्वेश्चन आंसर दिया है, बट सेम क्वेश्चन का हम आंसर बता रहे हैं, इसको बहुत अंदर से टॉपिक को नहीं बता रहे हैं, ठीक है। बट हम तुमको राय देंगे कि जो इसकी पुरानी वाली क्लास है, आई थिंक 30 मिनट की क्लास होगी, उसको देख लेना और तुमको क्लियर कॉन्सेप्ट चाहिए, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 19 है तुम्हारे सीरीज में। जान, तुम लोग को पता ही कौन सी सीरीज की बात हो रही है। चलो, भारत के संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। क्या संसद संविधान के मूलभूत आधार ढांचे में परिवर्तन या मूलभूत ढांचे का विनाश कर सकती है, विवेचना कीजिए। फर्स्ट सेमेस्टर में टॉपिक तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है, अच्छे से पढ़ा हुआ है। नेहा नहीं आती आजकल क्लास में, उसको फोन करना, पता नहीं ठीक नहीं उसकी क्या है, जो भी है। केशवानंद भारती पढ़ा था, केस, ठीक है, पढ़ा था ना, केशवानंद भारती बनाम केरल और राज 1973। चलो, ये वाला केस बहुत ध्यान से याद रख लेना। चलो, भारत का जो संविधान है, हमारा जो संविधान है, उसमें अगर संशोधन करना है तो कैसे किया जाएगा। देखो, एक धार्मिक किताब में और एक संविधान में या किसी अन्य विधि में, ठीक है, एक विधि की बुक में, इसमें कितना अंतर होता है कि धार्मिक किताब में आम इंसान संशोधन नहीं कर सकता है ना, इसलिए वो धार्मिक किताब है। फॉर एग्जाम्पल, हम श्रीमद् भगवत गीता महापुराण में संशोधन नहीं कर सकते, बट लॉ की बुक में हम कर सकते हैं, ठीक। चलो, क्यों? क्योंकि जो लॉ की विधि वो होती है, बुक होती है ना, वो समय के साथ प्रगतिशील होनी चाहिए, ठीक है। जैसे जैसे समय बदल रहा है, समाज बदल रहा है, हमें उसमें संशोधन करना आवश्यक हो जाता है। चलो, कौन करेगा संशोधन? संसद करेगी। संसद मतलब लोकसभा प्लस राज्यसभा एंड फाइनली हमारे प्रेसिडेंट। चलो, आर्टिकल 368 याद रखना, परमानेंट। देखो, इसको ऐसे याद कर लेना, करना याद हो तो 3 2 6, ठीक है, और 628 ऐसे याद, बहुत सिंपली याद हो जाएगा। 368 जब फर्स्ट टाइम जानते हो, जब इंसान हवा हवा में पढ़ता है तो इस ट्रिक करनी पड़ती है, ठीक है। अब तो सोते रहो तब भी याद रहेगा। भारत के संविधान के आर्टिकल 368 के अंतर्गत संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान है। किसके संशोधन की? संविधान के संशोधन की। यह एक अर्ध कठोर प्रक्रिया है, जिसमें न तो संविधान को इतनी सरलता से बदला जा सकता है जैसे सामान्य कानूनों को, और ना ही उतना कठोर है जितना कुछ अन्य देशों में है, ठीक है। क्या मतलब हुआ इसका? देखो, अमेरिका में संविधान संशोधन करना बहुत ही हार्ड काम है, बहुत कम, आई थिंक 7-8 बार कुछ ऐसे ही, अभी वो क्लियर नहीं आ रहा, इससे ज्यादा अभी तक अमेंडमेंट नहीं हुआ है वहां पे, हाँ, संविधान में। बट भारत में करीब 110 या 111 ऐसे कुछ मतलब अमेंडमेंट हो चुका है, ठीक है। अभी देखते हैं, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा एकदम।
मतलब 100 से ज्यादा बार हो चुका है। ठीक, ओके, चलो। क्यों? क्योंकि भारत में संशोधन की 3 प्रक्रिया है। ठीक है, एक साधारण बहुमत द्वारा संशोधन होता है और एक विशेष बहुमत द्वारा होता है। ठीक है, और एक प्रक्रिया और है। तो चलो तीनों प्रक्रिया बार बार देखते हैं। ठीक है, 3 प्रकार के संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमारे संविधान में वर्णित है। ठीक, साधारण बहुमत द्वारा संशोधन, सिंपल मेजोरिटी, बहुत अच्छे से याद रहेगा। ठीक है, इसका प्रयोग गैर गंभीर विषयों के लिए किया जाता है। जाहिर सी बात है, साधारण संशोधन हो रहा है तो ऐसे विषय के लिए होगा जो गंभीर नहीं होगा, सिंपल सब्जेक्ट होंगे। ठीक है, जैसे राज्यसभा के सदस्यों की संख्या, नागरिकता आदि। इसका एक कारण और है, देखो, नागरिकता जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का मैटर है, संसद के पास ये पावर है, और जिसकी बहुमत होगी उसी के पास शक्ति होगी, है ना। इसलिए सिंपल बहुमत द्वारा इसको किया जा सकता है। ठीक है, इसे संसद के दोनों सदनों के सामान्य बहुमत से पारित किया जाएगा। और सबसे अच्छी बात है, देखो यहाँ पर मैंने नहीं लिखा था कि ये जो तीनों प्रकार हैं वो आर्टिकल 368 में आते हैं। ठीक है, आर्टिकल 368 में सिर्फ 2 प्रकार दिए हुए हैं। ठीक है, ये पहला वाला प्रकार जो है ये आर्टिकल 368 में नहीं आता है। ठीक, क्यों? क्योंकि साधारण विषय से संबंधित है। ठीक, नाउ अब आर्टिकल 368 में 2 विषय हैं, देखते हैं। पहला हो गया विशेष बहुमत द्वारा, आर्टिकल 368। कैसे होगा? कोई सब्जेक्ट है, उसका संविधान है, उसमें संशोधन करना है। ठीक, कैसे होगा? संसद के दोनों सदनों में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। संसद के दोनों सदनों, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, जितने सदस्य उपस्थित हैं, ठीक है, प्लस मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत चाहिए। ठीक है, और एक चीज देखो, तुमको एग्जांपल देकर बताती हूँ। मान लो एक क्लास में 100 बच्चे हैं। ठीक, अब किसी बात पे 100 बच्चों से वोटिंग करानी है, तो पहली शर्त यह है कि जो जितने बच्चे क्लास में आए हैं उनका 2/3 बच्चे उस पक्ष में, मतलब या तो एक लोग पक्ष में रहेंगे या तो विपक्ष में रहेंगे। तो 100 बच्चों में से जितने बच्चे आए हैं उसमें से 2/3 इसमें आए और इसमें आए। ठीक है, 2/3 से ज्यादा। ठीक है, सो ऐसे समझो, मान लो 90 बच्चे क्लास में आए हैं। ठीक है ना, तो कम से कम इस 90 के 60 बच्चे पक्ष में रहेंगे और 30 बच्चे बच्चे विपक्ष में। तो ये पहली शर्त पूरी हो गई। ठीक है, उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत। दूसरी शर्त क्या कहता है कि सदन की कुल संख्या का 50% से अधिक समर्थन होना चाहिए। दूसरी शर्त कह रही है, मान लो जो क्लास में बच्चे आए थे, मान लो 100 में से 90 आए थे, तो उन्होंने जो वोटिंग की उसमें से 60 बच्चे कितने हो रहे हैं? इसका 2/3 तो हो ही जा रहा है, उससे ज्यादा ही हो जा रहे हैं, है ना। प्लस जो बच्चे हैं जो 10 नहीं आए हैं, भले ही नहीं आए हैं, इन टोटल का भी ये क्या होना चाहिए? 50% से ज्यादा होना चाहिए। तो भैया 60 जो है 100 का क्या है? 50% से ज्यादा है। 2 शर्त पूरी होनी चाहिए। टोटल का क्या, जितने आए हैं कॉलेज में और वोट किए हैं, वोट करने के बाद क्या होना चाहिए? 2/3 होने चाहिए पक्ष में, प्लस टोटल का भी 50% ये होना चाहिए। चलो, यह अधिकांश संवैधानिक संशोधनों के लिए प्रयोग होता है, जैसे फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी आदि। फंडामेंटल, डीपीएसपी जो सब क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। इन सब के लिए 368 का पहला रूल फर्स्ट लागू होगा। ठीक है, रूल फर्स्ट लागू होगा। नाउ एक ये वाला है, देखो, ये दूसरा प्रकार है। 368 में 2 प्रकार दिए हुए हैं, पहला प्रकार ये था और ये दूसरा ये है। इसमें कह रहा है कि जो हमने ऊपर देखा, ये वाला देखा, क्या कि उपस्थित प्लस वोट देने वाले का 2/3 और टोटल का 50%। ठीक है, ये करने के बाद राष्ट्रपति का जब अनुमति मिल जाती है तो संविधान संशोधन पास हो जाता है, कानून हो जाता है। किस विषय में? मौलिक अधिकार और डीपीएसपी में। तो विशेष बहुमत द्वारा ये हुआ था। लेकिन ये वाला रूल कहता है कि नहीं, कुछ विषय ऐसे हैं जहां ये होने पर भी पास नहीं होगा।
तो कब पास होगा? तो जब उपस्थित और वोट देने वाले 2/3 प्लस टोटल का 50% से अधिक, 50% प्लस 1, ठीक है, 50% से अधिक वही होगा ना, 50% प्लस 1। ये होने के बाद, ठीक है, 2/3 राज्यों की भी अनुमति मिलनी चाहिए, अर्थात आई थिंक 1.5, ठीक है, 1.5 है, ठीक है। 28 राज्य हैं देश में, ठीक है, कम से कम आधे राज्य, 1/2 राज्य, 1/2 मतलब 28 का आधा कितना होगा, 24, है ना। इन राज्यों की जो विधानसभाएं हैं वो भी इस संशोधन को क्या करें, अपने यहाँ एक्सेप्ट करें। जब ये हाफ एक्सेप्ट कर लेंगे उसके बाद राष्ट्रपति की सहमति जाएगी, तब ये पास होगा। हम बहुत खिचड़ी हो गई है ना, अभी हम शॉर्ट में फिर बताएंगे। चलो, कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं जैसे संघीय ढांचे में परिवर्तन। संघीय ढांचा मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट का जो ढांचा है, ठीक है। राज्यों की शक्तियों में कटौती या वृद्धि। देखो, राज्यों को कुछ शक्तियां दी गई हैं, कुछ कटौती, जैसे संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची इत्यादि में। हाईकोर्ट की शक्ति, हाईकोर्ट जितने हैं सबकी अपनी अपनी पावर्स हैं, और ऐसे बहुत सारे और विषय हैं, ठीक है। चलो, संसद में देखो बहुत ज्यादा विषय नहीं, 5 अच्छे विषय हैं, ठीक है। लिखा हुआ जब आर्टिकल 368 जाके वहां पढ़ोगे, और पुराने वाली क्लास में पूरा अच्छे से किया हुआ है। संसद में विशेष बहुमत। देखो, ये वाला क्वेश्चन एक अलग से क्वेश्चन बन जाता है संविधान संशोधन का ही पार्ट, लेकिन अलग से क्वेश्चन भी आ सकता है, इसलिए पहले हम एक बार ऊपर रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं संशोधन। 3 प्रकार का संशोधन है। एक साधारण बहुमत से, जैसे नागरिकता इत्यादि से संबंधित, ठीक। लोकसभा और राज्यसभा का साधारण बहुमत। दूसरा क्या था, आर्टिकल 368 में है। आर्टिकल 368 में 2 प्रकार का है, तो एक ये हुआ, एक और दो, ये 2 और 1 कितना होगा, 3 हो गया, है ना। 2 प्रकार में क्या है, एक पहला विशेष बहुमत द्वारा किसी संविधान संशोधन को किया जाएगा। क्या होगा, लोकसभा प्लस राज्यसभा में जितने लोग उपस्थित हुए हैं और वोट दे रहे हैं, है ना, उनका 2/3 पॉजिटिव में आना चाहिए, मतलब पक्ष में आना चाहिए उस संशोधन के, प्लस जो लोकसभा और राज्यसभा की टोटल जनसंख्या है ना, टोटल नहीं, लोकसभा और राज्यसभा की दोनों की जो अलग अलग जनसंख्या है, तो कुल मिलाकर जितनी भी जनसंख्या है उसका 50% प्लस 1 होना चाहिए। उसके बाद फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा, संशोधन हो जाएगा। ओके, जैसे फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी इत्यादि। और 368 जो 3 में दूसरा प्रकार का दिया हुआ है, वो ये है कि ये वाला नियम तो लागू होगा, इसको कहते हैं विशेष बहुमत, ठीक है। कुछ विषय ऐसे हैं जिसमें विशेष बहुमत तो लागू होगा ही होगा, ठीक है, बट डायरेक्ट राष्ट्रपति के पास नहीं चला जाएगा, क्योंकि ये विषय जो है हमारे संघीय ढांचे से संबंधित है, या हाई कोर्ट या राज्यों की शक्तियां इत्यादि से संबंधित है। तो विशेष बहुमत वाला रूल लागू होने के बाद ये पहले हर राज्य की विधानसभा में जाएगा, ठीक है। और हमारे देश में जितने राज्य की विधानसभाएं हैं उसका कम से कम 1/2, मतलब आधी विधानसभाएं उस संशोधन को एक्सेप्ट करें। अगर वो एक्सेप्ट करती हैं तब वो राष्ट्रपति के पास जाएगा संशोधन पूरा होने के लिए। चलो, रिवीजन हुआ। अब बोल रहा है, क्या संसद संविधान के मूलभूत ढांचे को बदल सकती है? पुरानी वाली क्लास आई डोंट नहीं है, ठीक है, ओके, बहुत डीपली नहीं जाएंगे इसको। देखो, फिर भी शॉर्ट में देख लो, मूलभूत ढांचा क्या होता है। देखो, हम घर बनाते हैं ना, तो उसका मूलभूत ढांचा क्या होता है, हमने घर बनाया, बड़ा प्यार से बनाया, उसकी नींव, ठीक है, वही तो उसका मूलभूत ढांचा है। अगर हम उसकी नींव हिला दें घर की, तो घर क्या जाएगा, पहली बार में हिलेगा, दूसरी ईंट निकाल दें, दूसरी नींव हिलाएं, तीसरी नींव निकालें, और धीरे धीरे घर क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, और एक दिन घर गिर जाएगा, ठीक है। चलो, ये मेरा एक्सप्लेनेशन समझाने के लिए, ठीक है, मैं इसी एग्जाम्पल से समझाती हूँ, ठीक। मूलभूत ढांचा सिद्धांत की उत्पत्ति कैसे हुई थी, ठीक है। देखो, पहले संविधान संशोधन में जो है कुछ भी संशोधित कर दिया जाता था, ठीक है,
यहाँ तक कि फंडामेंटल राइट भी संशोधित कर दिए जाते थे। डीपली पढ़ने के लिए तुमको आर्टिकल 13, 4 और 368 4 भी पढ़ना पड़ेगा वगैरह, ठीक है, 368 5। तो ये हम फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास चलेगी कुछ दिन में, वहां पढ़ाएंगे, एक बार देख लेना अगर तुमको एलएलएम के एंट्रेंस या इत्यादि कहीं के लिए भी देखना है तो। जब फर्स्ट सेमेस्टर में क्लास में पढ़ाए थे ऑफलाइन तो हम बताए थे इसको, ठीक। और भी केस बताए थे जैसे मिनरवा मिल्स, शंकर प्रसाद वगैरह। अभी हमें सिर्फ रिवीजन करना है। तो मूलभूत ढांचे का सिद्धांत आया था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। वेरी इंपॉर्टेंट केस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितना इंपॉर्टेंट हो सकता है उतना इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक क्वेश्चन इससे केबीसी में बना था, इस संविधान में आज तक की सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ किस केस में बैठी थी? केशवानंद भारती में बैठी थी, ठीक है। 13 जज की केस सीट थी, ठीक है, 13 जज बैठे थे सुप्रीम कोर्ट के। सो 1 CJI प्लस 12 अदर। और अगर अब इस केस के फैसले को बदलना हो तो कम से कम 15 जज की सीट बैठनी चाहिए, जो कि आज तक नहीं बैठी है। ना बदलने का कोई इरादा है क्योंकि निर्णय बहुत ही अच्छा था, ठीक। यह सिद्धांत भारतीय न्यायपालिका द्वारा विकसित किया गया है, बेसिक स्ट्रक्चर वाला, ठीक है। तो क्या कहता है ये सिद्धांत? ये सिद्धांत कहता है, ठीक है, संसद जो है संविधान संशोधन कर सकती है, लेकिन वह संविधान के मूल ढांचे को समाप्त नहीं कर सकती। देखो, संसद चाहती थी वो हर चीज में संशोधन कर ले, हमारे फंडामेंटल राइट्स को भी समाप्त कर ले, एवरीथिंग, है ना, समाप्त कर ले। ओके, जब मन कहे, जिसमें मन कहे उसमें संशोधन कर ले, ठीक है। 19(1) में 19(1) में था क्या? संपत्ति का अधिकार था ना, प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी, जबकि अब आर्टिकल 300A में चला गया है, ठीक। ये हमारे फंडामेंटल राइट में था ना। और पहला अमेंडमेंट करके क्या लाया गया था? नाइन्थ शेड्यूल लाया गया था और हमारे संपत्ति के अधिकार को फंडामेंटल राइट से हटाकर संवैधानिक राइट्स बना दिया गया था, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया था, ठीक है। ये जो केशवानंद भारती जी हैं, ये मठ था केरल में, उसके क्या थे? अध्यक्ष, हेड थे, ठीक है। इनके पास कुछ प्रॉपर्टी थी और उसको क्या किया था, केरल गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया था फॉर द सोशल डेवलपमेंट, ठीक है। और ये चले गए सुप्रीम कोर्ट। इन्होंने कहा सरकार क्या कर रही है, हमारे फंडामेंटल राइट्स के साथ उल्लंघन कर रही है, उसमें संशोधन तो नहीं कर सकती सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं नहीं सर, संसद जो है, सरकार किसी भी चीज में संशोधन कर सकती है, एनीथिंग, बट ऐसा संशोधन नहीं करेगी जिससे फंडामेंटल राइट प्रभावित हो, डीपीएसपी प्रभावित हो। देखो, ये नहीं कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ऐसा संशोधन नहीं करेगी जिससे हमारा संविधान का मूलभूत ढांचा प्रभावित हो, ठीक है। तो मूलभूत ढांचा संविधान का क्या है? फंडामेंटल राइट है। अगर हमारे मौलिक अधिकारों को, जीवन के अधिकार को इत्यादि को समाप्त कर दिया जाए तो संविधान कमजोर हो जाएगा। अगर डीपीएसपी को समाप्त कर दिया जाए, जिससे समाज के विकास की बात हो रही है ना, या जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक प्रक्रिया, ये समाप्त कर दिया जाए तब भी संविधान क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा, है ना। तो ये जितने भी टॉपिक थे, ये समय के साथ जो है अलग अलग केस में कोर्ट्स ने बताया कि ये मूलभूत ढांचे में आएंगे। देखो, केशवानंद भारती में सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि सरकार जो है फंडामेंटल बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं प्रभावित करेगी। आप जितना संविधान बदलना चाहते हैं बदलिए, बट आप मूलभूत ढांचा उसका नहीं बदलेंगे, जो उसका उद्देश्य है संविधान का, ठीक है, उसको नहीं बदलेंगे। अब जब आगे केस आए और किसी टॉपिक पर प्रश्न उठा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल प्रश्न उठा कि क्या सरकार, संसद जो है फंडामेंटल राइट में परिवर्तन कर सकती है, तो सुप्रीम कोर्ट ने जिस केस में उठा, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया नहीं, ये मूलभूत ढांचा है का एक भाग है। घर घर की छत की कई नींव होती है ना, कई ईंटें होती हैं नींव की, है ना। तो ये भी एक क्या है, उस नींव की एक ईंट है, इसको आप नहीं परिवर्तित कर सकते। फिर केस आया जुडिशियल रिव्यू से संबंधित, क्या सुप्रीम को क्या कहते हैं, संसद जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनर्विलोकन को हटा अमेंड कर सकती है? नहीं कर सकती, नहीं छीन सकती। ऐसे ढेर सारी चीजें, जैसे डीपीएसपी भी हो गया, है ना, और अलग अलग टॉपिक्स आते गए। ऐसे एक लंबी लिस्ट हो गई है जिसको मतलब मूलभूत ढांचे का एक भाग बना दिया गया है, ठीक है। मूलभूत ढांचे के घटक, हालांकि संविधान में मूलभूत ढांचे को कोई परिभाषा नहीं है, क्योंकि
संविधान से ये आया ही नहीं है, इसको सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, एक्सप्लेन किया है, लेकिन विभिन्न निर्णयों में निम्नलिखित तत्वों को इसका हिस्सा बनाया गया है। जैसे कि हमारा संविधान सर्वोच्च है और उसकी सर्वोच्चता नहीं समाप्त कर सकता संसद। हमारा देश लोकतांत्रिक है, डेमोक्रेसी है हमारे देश में, इसको भी नहीं समाप्त कर सकता संसद। धर्मनिरपेक्षता है हमारे देश में, सेकुलरिज्म है। देखो सेकुलर एक शब्द है, तो ये क्वेश्चन उठता है, इसको तो बाद में जोड़ा गया था ना 44th अमेंडमेंट द्वारा, इसमें हमारे प्रेम्बल में। तो क्या हमारा देश कभी सेकुलर था भी? इसको बाद में ऐड किया गया? नहीं, हमारा देश प्रारंभ से ही सेकुलर की झलक मिलती थी। देखो शब्द यहाँ पे नहीं जोड़े गए थे, जबकि कुछ कमेटी चाहती थी कि हमारे देश के संविधान में भगवान शब्द को भी जोड़ा जाए, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे देश हैं जिसमें भगवान गॉड शब्द को जोड़ा गया है, ठीक है, संविधान में, बट नेहरू जी ने मना कर दिया। ओके, बट फिर कहाँ सेकुलरिज्म की हमें झलक मिलती है? तो देखो हमें मिलती है ना माइनॉरिटीज के अधिकार के लिए, ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता, ठीक है। देखो धार्मिक स्वतंत्रता मिलती है, धर्म की स्वतंत्रता नहीं मिलती है। जब आर्टिकल 26 आप पढ़ोगे, 25, 26, 27, ठीक है, तो वहां पर धर्म की स्वतंत्रता नहीं दी है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी है। लेकिन इनडायरेक्टली हमें क्या देखने को मिलता है कि हमारा देश सेक्युलरिज्म की राह पे है, धर्मनिरपेक्षता की राह पर है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता और कानून का शासन। कानून का शासन क्या होता है? डायसी का रूल और रूल ऑफ विधि का शासन, ठीक है, इसको पढ़ा हुआ है हमने फर्स्ट सेमेस्टर में। संघीय व्यवस्था, हमारा देश क्या है? फेडरल है, ठीक है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होना भी हमारे लोकतंत्र की एक क्या है? आधारभूत ढांचा है। न्यायिक पुनर्विलोकन, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा इत्यादि, ठीक। आई होप केस लाइन से आए, वेरी गुड, सारे केस लाइन से आ गए, ठीक है। फिर भी ये सारे केस नहीं है, तब भी ये सारे केस इंपॉर्टेंट है, ठीक। जैसे कि इसमें सज्जन सज्जन सिंह का केस नहीं दिख रहा ना, सज्जन सिंह नहीं था, sorry। सज्जन जी का केस था, लेकिन इसमें दिख नहीं रहा, ठीक। महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय, शंकरी प्रसाद होगा ये, ठीक है। केस है 1951 में आया। देखो 1951 में क्या हो रहा है? पहले हमारे संविधान में 8 अनुसूचियां थी, जस्ट 1950 में संविधान बना है और 1951 में 9th शेड्यूल जोड़ दिया गया। और शेड्यूल जोड़ के क्या किया गया? एक काम और इसके साथ किया गया, हमारी प्रॉपर्टी के राइट को छीन लिया गया, है ना। और किसमें ऐड कर दिया गया? संवैधानिक शक्ति में, संवैधानिक अधिकार में। तो जो शंकरी प्रसाद थे, ये क्या रहे होंगे? तालुकदार रहे होंगे या जमींदार थे। इनकी प्रॉपर्टी भी सरकार ने छीन ली। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट जाके केस किया, क्या, किस लिए? कि क्या संसद हमारे फंडामेंटल राइट को छीन सकती है? क्या वो हमारी प्रॉपर्टी को छीन सकती है? क्योंकि प्रॉपर्टी हमारी फंडामेंटल राइट है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा संसद को असीमित संशोधन शक्ति है, कुछ भी कर सकती है, पूरा का पूरा संविधान ही बदल दे। मतलब ऐसा नहीं कहा था, बट इन्होंने कहा असीमित शक्ति, इसका मतलब तो यही हुआ ना, असीमित शक्ति मतलब जिस पर कोई सीमा ना हो। इसका मतलब यही हुआ कि चाहे तो पूरा संविधान भी बदल दे, है ना। फिर उसके बाद एक इंपॉर्टेंट केस आया, देखो इसके बाद जो हम बता रहे सज्जन वाला केस है ना, उसमें भी सेम बात को दोहराया गया था, इसलिए वो वाला केस यहाँ पे शायद लेंगे, ठीक, शॉर्ट नोट है, ओके। गोलकनाथ केस आया 1967 में और शंकरी प्रसाद की बात को पलट दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना, फंडामेंटल राइट को नहीं बदल सकता संसद, ठीक है। संशोधन की शक्ति पर क्या है? कुछ ना कुछ तो सीमा है, बट क्यों है ये नहीं बता रहा, बट सीमा है, ठीक है। 1967 ये दोनों केस इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ही केस बनाने लिखना, नीचे के चाहे ना लिखना, बट ये तीनों लिखना, ठीक है। और अगर सिर्फ मूलभूत ढांचा ही लिखना है तो केशवानंद भारती भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, बट ठीक है। गोलकनाथ बना पंजाब, ठीक है, केशवानंद भारती केस, ठीक। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सरकार के पास शक्ति असीमित है, नो प्रॉब्लम, बट फिर भी कुछ सीमाएं हैं। क्या सीमाएं हैं? जैसे कि ये फंडामेंटल राइट नहीं बदल सकती, या अन्य शक्तियां चीजें नहीं छीन सकती, डीपीएसपी परिवर्तन नहीं करेगी जो कि अनावश्यक हो, है ना, ऐसे परिवर्तन नहीं करेगी जो युक्त ना हो, या न्यायालय की स्वतंत्रता इत्यादि। तो ये सब क्यों नहीं कर सकती संसद? क्योंकि ये सब क्या है? हमारे संविधान के मूलभूत ढांचे हैं।
ना यहाँ पर तो का फंडामेंटल राइट में परिवर्तन नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती ये नहीं बताया था, गोलकनाथ में गोल गोल घुमा दिए थे बस, ठीक है। उसके बाद आया केशवानंद भारती। इसमें उन्होंने कहा क्योंकि ये सब क्या है, हमारे घर की नींव की ईंटें हैं, मतलब मूलभूत ढांचा है, ठीक है। मतलब इसको केस को ऐसे भी याद कर सकते हो, भारत का जो घर है उसके ईंट, घर की नींव का ईंट है ना। ये एग्जाम्पल मत लिखना घर की नींव की ईंट, बस ये समझाने के लिए बता रहे हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, क्योंकि मैंने बहुत रटा था। मूलभूत ढांचा, बट मूलभूत ढांचा है क्या, मूलभूत ढांचा क्या होता है? सिंपल सा मीनिंग है, बेसिक, जो किसी चीज का क्या हो, मूल आधार हो। और उसको जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कुर्सी पे बैठे हैं और कोई नीचे से कुर्सी भी हटा दे, गिर पड़ेंगे। लेकिन अगर कोई कुर्सी का पहले एक पैर तोड़े, कुर्सी इधर हिलेगी, दूसरा तोड़े इधर हिलेगी, जहां तक है दूसरा तोड़ने के बाद ही गिर जाएंगे, नहीं तो तीसरा तोड़ने पर तुम पक्का गिर जाएंगे, है ना। पूरी तरह कुर्सी के पहियों को, सॉरी, पैर को टूटने का वेट नहीं करना। इसके बाद केस आया इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण 1975। ये केस भी मूलभूत ढांचे से संबंधित है। अब देखो, अब बताया जा रहा है कि मूलभूत ढांचा तो केशवानंद भारती में बता दिया गया, अब बताया जा रहा है क्या क्या मूलभूत ढांचा है। तो इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण, ये इमरजेंसी के जस्ट बाद का केस है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो चुनाव की प्रक्रिया होती है, ठीक है, जो भारत में चुनाव होता है वो स्वतंत्र होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे मूलभूत ढांचे का एक भाग है, ठीक है, हमारे घर की नींव की एक ईंट है। उसके बाद आया मिनर्वा मिल्स केस, और इस केस में 368 जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया बता रहा है, उस पर हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सीमाएं तय कर दी। निष्कर्ष आ गया, कंक्लूजन में फिर जो तुम उसका इंपॉर्टेंस समझते हो, जो तुम्हें समझ में नहीं समझ में आ रहा तो इसको पढ़ के जाना, शॉर्ट ऐसे, ठीक है, वही लिख के आ जाना, ठीक है। ये क्वेश्चन हम स्टॉप कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। जब तक नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, जो भी पूछना है क्वेश्चन पूछना, ठीक है। होप की आवाज मेरी क्लियर है, ठीक है। तो ये क्या है, शॉर्ट नोट्स है, ठीक है, टिप्पणी लिखने वाला क्वेश्चन है। इसमें जो हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ेंगे, शॉर्ट वाला पढ़ लेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, ठीक। तो शॉर्ट नोट्स है तो डीपली नहीं है ना, लाइन लाइन पढ़ के एक्सप्लेन करना है। भारत के राष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेद 61 के अंतर्गत महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा पद से हटाया जा सकता है यदि वह संविधान का उल्लंघन का दोषी पाया जाता है। यह एक विधायी प्रक्रिया है। विधायी क्या होती है, विधायक करते हैं, ठीक है, मतलब संसद के दोनों सदनों की भागीदारी, ठीक है, पार्टीशन, मतलब दोनों सदन द्वारा महाभियोग को पास किया जा सकता है। महाभियोग की प्रक्रिया क्या है, प्रस्ताव में प्रारंभतः महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी एक सदन में लाया जाता है। महाभियोग प्रस्ताव बनाया जाता है संसद के किसी एक सदन, चाहे लोकसभा में चाहे राज्यसभा में, इसको लाया जाएगा। प्रस्ताव लाने से 14 दिन पहले इसकी लिखित सूचना कम से कम 1/4 सदस्यों को द्वारा दी जानी चाहिए, ठीक है। प्रस्ताव लाने के 14 दिन पहले सूचना 1/4 सदस्यों द्वारा दी जानी चाहिए। क्यों दी जानी चाहिए, ताकि राष्ट्रपति को अपने बचाव का मौका मिल सके, ठीक है। सदन में कुल सदस्यों की बहुमत 3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए, ठीक है, ओके। जांच प्रस्ताव आदि होने के बाद दूसरे सदन में राष्ट्रपति के खिलाफ आरोपों की जांच होती है। देखो, महाभियोग प्रस्ताव बना, ठीक है, पेन नहीं चल रही सही से, ठीक है। महाभियोग प्रस्ताव बना किसी एक सदन, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि राज्यसभा में पास हुआ, ठीक है। तब लोकसभा जो महाभियोग प्रस्ताव में राष्ट्रपति के खिलाफ आरोप लगे थे उसकी जांच करेगा। अगर लोकसभा में पहले पारित हुआ है तो राज्यसभा ऐसी जांच करेगा, ठीक है, ओके। दूसरे सदन का निर्णय यदि उसका दूसरा सदन भी सही पाता है तो 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देता है, तो राष्ट्रपति पद से हट जाता है। महाभियोग का प्रस्ताव बना, ठीक है, दोनों सदनों में से कोई सदन, लोकसभा मान लो फॉर एग्जाम्पल लोकसभा में पारित किया गया 14 दिन की प्री नोटिस के साथ बहुमत से, मतलब लोकसभा में उपस्थित और वोट देने वाले 2/3। राज्यसभा ने या दूसरी सदन ने
की जांच की, ठीक है। जांच करने के बाद क्या हुआ, अगर आरोप सही लगते हैं जो कि यहाँ पारित हुए थे, तभी अब ये राज्यसभा में भी 2/3 बहुमत से उस आरोप को पारित करेगी और राष्ट्रपति अपने पद से हटा दिया जाएगा, मतलब हट जाएगा। और अगर उसको आरोप सही नहीं लगते हैं तो ये यहीं पर रद्द हो जाएगा। देखिए शॉर्ट में जानो तो शॉर्ट नोटिस है ना। महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, यह एक कठोर प्रक्रिया है ताकि राष्ट्रपति की पद की गरिमा बनी रहे, है ना। दूसरा, राष्ट्रपति के पास इस प्रक्रिया के दौरान स्वयं का पक्ष रखने का अधिकार है, ऑडियो ठीक, वो सब उपस्थित हो सकता है इस प्रक्रिया में, है ना। कब हटाया जाता है, जब संविधान के अनुसार न चलने का उस पर आरोप हो, ठीक है, संवैधानिक संरचना। महत्वपूर्ण मामला क्या है, अब तक किसी राष्ट्रपति पर महाभियोग सफलतापूर्ण नहीं हुआ, मतलब लगाया तो गया लेकिन कभी सफलतापूर्ण पारित नहीं हो पाया है, ठीक है। दूसरा टॉपिक है सार तत्व का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ फिफ्थ एंड सब्सटेंस। देखो आर्टिकल 246 है, ने ऊपर पढ़ा था, वहां हमने टॉपिक नहीं पढ़ी थी क्योंकि हम शॉर्ट नोट्स पढ़ रहे थे। अगर हम लोग पढ़ते इसके साथ ही सिद्धांत हमने पढ़ा होता है, ठीक है। उसकी क्वेश्चन आंसर सीरीज है, क्या है इसमें शेड्यूल दिया हुआ है, ठीक है। इसमें संघ सूची, राज्य सूची और समूह सूची, ठीक है। अब देखो संघ सूची पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, ठीक है। लिस्ट पे, स्टेट लिस्ट पर राज्य सरकार बनाती है, और तीसरी आती है कॉन्करेंट लिस्ट, मतलब समवर्ती सूची। इस पर यूनियन भी, सॉरी सेंटर भी कानून बना सकता है और राज्य भी कानून बना सकता है, ठीक है। नाउ अगर सेंट्रल और राज्य में कानून पर टकराव हो गया, मान लो एक ही विषय के बारे में दोनों ने कानून बना दिया, तो किसका कानून लागू होगा, सेंट्रल। ये सारे सिद्धांत है, ठीक है, डॉक्टर ऑफ ठीक है। वहां पे मैंने हम लोगों ने रिवीजन किया था, बस मैंने वहां पे मैथ्स नहीं बोला, तो यहाँ पे बिल्कुल पढ़ना नहीं, अगर बोला आंसर तुम लोग लिखना और मैथ्स भी साथ में जरूर लिख देना, ठीक है। सार तत्व का तात्पर्य किसी विधेयक को वास्तविक प्रवृत्ति क्या है, यदि कि मनुष्य मुक्त रूप से एक वैध विषय पर है, यदि कोई कानून मुख्य रूप से एक वैध विषय पर है तो केवल परोक्ष रूप से दूसरे क्षेत्र को प्रभावित करने पर भी वैध होना चाहिए। महत्वपूर्ण मामले आपको किसने लिखना है, शॉर्ट नोट्स से, चूंकि और शॉर्ट नोट्स में ही आएगा, ठीक है, फिर चाहो तो पढ़ लेना। चलो, आभासी विधायन का सिद्धांत, ये का मतलब होगा, आभासी मतलब क्या होता है, कोई ऐसा कानून जो देखने में कानून जैसा लगे, ठीक है। ये देखो सेंट्रल और स्टेट दोनों कोई ऐसा लॉ नहीं बनाएंगे जो देखने में, ऐसा कोई लॉ नहीं बनाएंगे जो देखने में तो लॉ है बट एक्चुअली जो पावर है लॉ बनाने की, कहाँ, सेवन शेड्यूल में, उससे बाहर है। तो भले ही चाहे जितना वैध दिख रहा है बट ये कानून मान्य नहीं होगा। इसका सीधा मतलब है जो नहीं किया जा सकता है, जो सीधे तरीके से किया जा सकता है वो परोक्ष, इनडायरेक्टली भी नहीं किया जा सकता है, ठीक है। ओके, राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने की शक्ति, जब देखो लोकसभा, ये हमने पढ़ा हुआ है तो हम रिवीजन नहीं करेंगे, ऊपर वाले क्वेश्चन में भी फंसा है, ठीक है। विनियोग विधेयक ये नहीं आएगा, ठीक है। क्लास लास्ट थी, हम लोग अगले सब्जेक्ट में मिलेंगे किसी और तक के लिए, बाय बाय।